हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी कहते किसे हैं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर एक व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता हो और काम करने की इच्छा रखने के साथ साथ उसमें काम करने के लिए जो ज़रूरी योग्यताएं हैं वो भी हों, उसके बावजूद उसे काम ना मिले तो बेरोजगारी कहलाती है। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं, काम करने की इच्छा और काम करने की योग्यता होनी चाहिए। बेरोजगारी भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से विशेष कारण है कि भारत में रोजगारों का जो विकास है वो धीमी गति से हुआ, रोजगार के नए अवसर धीमी गति से बने, उसके कंपैरिजन में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई, जिस कारण से एक इम्बैलेंस या संतुलन क्रिएट हो गया और बेरोजगारी निरंतर बढ़ती रही। इसके साथ साथ भारत में मैक्सिमम लोग कृषि क्षेत्र पर रोजगार के लिए आकर्षित थे, आश्रित थे पूरी तरह से, जिसकी वजह से उन्होंने कभी दूसरे व्यवसायों को आगे बढ़ाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमारे देश में जो रोजगार के साधन है वो शहरों तक सीमित हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन नाम मात्र के हैं या कृषि के अलावा और कोई साधन है ही नहीं। ठीक वैसे ही हमारे भारत में एक और समस्या है कि लोग भारत में बहुत हैं काम करने के लिए, लेकिन प्रशिक्षित या शिक्षित लोग नहीं हैं। काम के लिए जिस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है वो स्किल उनके पास में नहीं है। तो ऐसी कुछ समस्याओं के कारण और दूसरा उद्योगों के कमज़ोर विकास के कारण, इन सब कारणों से भारत में बेरोजगारी की समस्या निरंतर बनी हुई है और समय के साथ में ये भीषण होती जा रही है, इसकी गहनता बढ़ती जा रही है। हम लोग अगर ये देखना चाहें कि आखिर ये बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, तो इसको अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से बांटते हैं। मुख्य बेरोजगारी के प्रकार मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से सबसे पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी। अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी वो परिस्थिति है जब किसी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कमियां हों और उन संरचनात्मक कमियों की वजह से बेरोजगारी पैदा हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में विकास होना चाहिए और उसके बाद में सेवा आधारित अर्थव्यवस्था बननी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था संरचनात्मक परिवर्तन करके सीधा सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में बदल जाए, तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी का कारण बन जाएगा, क्योंकि उद्योग जो रोजगार दे सकते थे वो रोजगार अब नहीं मिलेगा। दूसरा, जो लोग कृषि करने में पारंगत थे, हो सकता है कि वो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं लेकिन उनको इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसलिए वहाँ काम करने लायक वो ना हो। सिमिलरली एक और है जिसका नाम है चक्रीय बेरोजगारी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या चीज़ है? आप ये जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में हमेशा एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहती। अर्थव्यवस्था में कभी कभी आ जाती है मंदी, तो कभी कभी अर्थव्यवस्था में रहती है तेजी, और ऐसा माना जाता है कि ये निरंतर चलने वाले चक्र हैं। अर्थव्यवस्था कभी तेजी में रहेगी, कभी मंदी में रहेगी। जिस समय तेजी में अर्थव्यवस्था होती है उस समय बाजार में मांग उच्चतम स्तर पे होती है, और उच्चतम मांग होने की वजह से उत्पादन भी उच्चतम स्तर पे होता है, हर व्यक्ति को रोजगार मिला होता है। जैसे ही अर्थव्यवस्था मंदी के दौर की तरफ बढ़ेगी, तो मंदी की तरफ का दौर बढ़ते ही मांग में कमी आती है, उत्पादन में कमी आती है, लोगों का रोजगार छिन जाता है और नए रोजगार का पैदा होने के तो चांस ही नहीं है। ऐसे में जो बेरोजगारी पैदा होगी वो चक्रीय बेरोजगारी कहलाएगी। एक और बेरोजगारी है जिसको हम लोग बोलते हैं मौसम आधारित बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो नाम से ही क्लियर है, एक विशेष मौसम में रोजगार मिलना और दूसरे में ना मिलना। जैसे कि ऊनी कपड़ा, जैसे कि चीनी, जैसे कि आइसक्रीम इंडस्ट्री, इन सब में एक मौसम में रोजगार मिलेगा, दूसरे में नहीं। एक बेरोजगारी है जिसको हम बोलते हैं तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी या टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कि देश में तकनीकी का विकास बहुत तेज़ी से हो, तो तकनीकी के विकास की वजह से मशीनीकरण बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो व्यक्ति पहले मैनुअल लेबर में काम करते थे उनकी ज़रूरतें अब कम हो जाती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं रह जाती। जैसे एक फैक्ट्री में 100 मजदूर काम करते थे, एक ऑटोमेटेड मशीन लग गई और ऑटोमेटिक मशीन की वजह से वो 100 लोगों का काम एक मशीन कर देती है। वो एक महीने में काम करते थे, मशीन उतना काम एक दिन में कर देती है, तो वो 100 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसके अलावा किसी चीज़ की तकनीक में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, जैसे कि पेट्रोल इंजन की जगह डीजल इंजन आ जाएं, डीजल इंजन की जगह बिजली से चलने वाली गाड़ियां आ जाएं, उस कारण भी बेरोजगारी पैदा होती है। इसके अलावा एक और बेरोजगारी है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल या घर्षणात्मक। ये बेरोजगारी क्या है? ये ऐसी परिस्थिति है जब आप एक रोजगार में थे, वो रोजगार आपने छोड़ दिया या छूट गया, आप नए रोजगार की तलाश में हो और नया रोजगार आपको लंबे समय तक नहीं मिलता, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। एक और है जिसका नाम है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी बेसिकली ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को एहसास ही नहीं होता कि वो बेरोजगार है। मतलब वो काम में तो लगा हुआ है लेकिन काम में उत्पादन बढ़ाने में, उत्पादकता बढ़ाने में उसका कोई योगदान नहीं होता। एग्जाम में इसको टेक्निकली पूछ लिया जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी बेरोजगारी जिसमें सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। सीमांत उत्पादकता शून्य वाली कौन सी होगी? छुपी हुई बेरोजगारी। जैसे एक खेत के अंदर 2 लोगों की काम करने की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे काम कर रहे हैं 3। इसका मतलब जो तीसरा काम कर रहा है उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी उत्पादकता ज़ीरो है। तो ये तीसरा जो है वो छुपा हुआ बेरोजगार या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वाला शिकार व्यक्ति कहलाएगा।
एक और है जिसका नाम है अल्प रोजगार। ये भारत में बहुत देखने को मिलता है और इसके पीछे जो कारण है वो हमेशा बेरोजगारी ही होता है। अगर किसी देश में बेरोजगारी इस कदर हो कि एक शिक्षित व्यक्ति जिस काम के लिए शिक्षित है, जितना ट्रेंड है, जितना अनुभवी है, उसके हिसाब से उसको काम ना मिले, जैसे कि एक व्यक्ति कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबल है लेकिन कॉलेज लेक्चरर की बजाय उसको नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए मजबूरी में वो नौकरी कर रहा है थर्ड ग्रेड कोई टीचर की, या नौकरी कर रहा है एलडीसी की, तो वो कहीं ना कहीं अल्प रोजगार का शिकार कहलाएगा। बेरोजगारी की योजनाओं की अगर बात करें तो उनको हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हम योजनाएं कवर करेंगे तो उसके साथ में हम लोग बात कर लेंगे कि भारत सरकार की बेरोजगारी की योजनाएं कौन सी हैं और राज्य सरकार की, राजस्थान की कौन सी। एक और ऐसा ही छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बेसिकली मेंस के जो एग्जाम्स हैं या डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरएस प्रीलिम्स में इसके बारे में एज सच कोई बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं आता है। इसके संबंध में आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो भारत की ई कॉमर्स पॉलिसी पढ़ लें, वहाँ से कोई सवाल बन सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया। ई कॉमर्स आपका जो टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, साइंस टेक है, वहाँ भी पढ़ाया जाता है। ई कॉमर्स का मतलब होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कॉमर्स करना। मतलब अगर व्यापारिक गतिविधियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाए तो ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स के बेसिकली मुख्य रूप से 4 मॉडल होते हैं, जिसमें से एक मॉडल है C2C, एक मॉडल है B2B, एक मॉडल है C2B और एक है B2C। इसको यूँ याद कर लीजिए कि 2 चीज़ें इसमें C और B। सी का मतलब यहाँ पे होता है कंज्यूमर, बी का मतलब होता है बिजनेस। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसके द्वारा 2 कस्टमर आपस में लेन देन करें तो C2C मॉडल कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए OLX। B2B मॉडल का मतलब होता है 2 बिजनेस के बीच में लेन देन के लिए प्रयोग किया जाने वाला मॉडल। जैसे एग्जाम्पल के लिए अलीबाबा, जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया मार्ट, जैसे एग्जाम्पल के लिए अमेजन बिजनेस। C2B का मतलब होता है ऐसा मॉडल जिसके अंदर एक कंज्यूमर अपनी इच्छाएं बिजनेस को बताता है और बिजनेस उसके अकॉर्डिंगली वस्तुएं सप्लाई करे, तो वो C2B है, विशेषीकृत सेवाएं जिसको हम लोग कह सकते हैं। और एक है B2C, ये सबसे आम मॉडल है। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस वाला ऑनलाइन ग्राहक को अपनी वस्तुएं प्रदर्शित करता है और ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार उसमें से वस्तुएं खरीद सकता है। आप लोग जो नॉर्मली शॉपिंग करते हो वो सारी की सारी बिजनेस टू कंज्यूमर वेबसाइट्स हैं। तो ये मुख्य रूप से इसके 4 मॉडल होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आना भी पॉसिबल है। इसका नाम है फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है? हमारे भारत में संविधान के अनुच्छेद 280 में ऐसा लिखा गया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वित्त आयोग का गठन करेगी। और वित्त आयोग जब एक बार गठित होता है तो अगले 5 साल के लिए सरकार को सुझाव दे के जाता है। अब क्यों इसकी ज़रूरत है और क्या सुझाव ये दे के जाएगा वो हमें तब पता चलेगा जब हम इसके कार्यों को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे भारत में टैक्स लगाने की शक्ति 2 सरकारों के पास में है। केंद्र सरकार भी टैक्स लगा सकती है और राज्य सरकार भी टैक्स लगा सकती है, लेकिन अगर हम तुलना करें तो केंद्र सरकार के पास कर लगाने की शक्ति कंपैरेटिवली ज़्यादा है, राज्य सरकार की शक्ति कम है। अब भारत की सारी जनसंख्या राज्यों में रहती है, तो जो खर्चे होने वो सभी राज्यों में ही होने हैं। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी टोटल टैक्स की कमाई में से एक हिस्सा वो राज्यों को दे दे, और केंद्र सरकार हर बार कमाई का एक हिस्सा राज्यों को देती भी है। लेकिन टैक्स में से कितना भाग राज्य को दिया जाए, अगर ये केंद्र के निर्णय पे छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो जाए, राजनीतिक रूप से इसमें फ़र्क पड़ जाए। ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग आके सुझाव देता है कि केंद्र सरकार के करों में से राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाना चाहिए। तो इसका पहला काम हो गया कि जो कर हैं उनमें राज्यों का हिस्सा बताना, ये इसका मुख्य काम है। उसके बाद वित्त आयोग ये तो बता देता है कि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये का टैक्स केंद्र सरकार को मिला और मान लेते हैं कि वित्त आयोग ने बोला कि इसमें से 40% टैक्स राज्यों को दे दो, लेकिन राज्य एक थोड़ी है, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों के बीच में पैसा कैसे बटेगा उसके लिए भी ये बता के जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कर के बंटवारे के बारे में भी बताता है। और इसके अलावा ये वित्त आयोग एक तरह से वित्त का एक्सपर्ट है, तो सरकार कोई भी काम दे दे वो भी ये करेगा। जैसे सरकार ने इसको बोला कि ये बताओ जीएसटी का भारत में क्या प्रभाव हुआ, तो वो भी ये बताएगा। इसके अलावा ये सरकार को अनुशंसा करके जाता है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, नगर निगम वगैरह स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, उनको केंद्र सरकार के द्वारा कितनी ग्रांट दी जानी चाहिए। तो इस तरह के सारे सुझाव देना ये वित्त आयोग का कार्य है। अब हमारे भारत में वर्तमान में जो लेटेस्ट वित्त आयोग है वो है 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। देखिए, पहले वित्त आयोग का गठन होता है, गठन आने के बाद में वो अपनी काम करते हैं कैलकुलेशन करके और सरकार को रिपोर्ट देते हैं। इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। इंपॉर्टेंट बातें इसमें से याद कर लेंगे तो एग्जाम में इसमें कोई प्रश्न आएगा तो हम सही कर पाएंगे। इस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, जो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इस 15वें वित्त आयोग के जो सचिव रहे वो रहे श्री अरविंद मेहता, और इस वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य और हैं, जिसमें से एक का नाम है श्री अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और रमेश चंद।
इसमें पहले सदस्य हुआ करते थे शक्तिकांत दास, जो आरबीआई गवर्नर हैं, लेकिन उनके जाने के बाद में यहाँ पे परिवर्तन हो गया, वर्तमान सदस्य ये। अब इस वित्त आयोग को 5 साल के लिए रिपोर्ट देनी थी, तो इन्होंने क्या किया, 2020-21 में रिपोर्ट तो दी, लेकिन वो अंतरिम रिपोर्ट थी, अल्पकालीन रिपोर्ट थी, जो लगभग 1 साल के लिए 2020-21 के लिए वैलिड थी। उसके बाद दोबारा से इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी 2021 से 26 के लिए। तो नॉर्मली वित्त आयोग की रिपोर्ट 5 साल होती है, लेकिन इसकी रिपोर्ट प्रैक्टिकली देखा जाए तो 6 साल हो गई, 2020-21 में 1 साल और 21 से 26 में 5 साल। इन्होंने ये बताया कि केंद्र सरकार जितने भी टैक्स वसूलेगी, अगर वो 100 रुपये हम मान लें या 100% मान लें, तो उसमें से 41% राज्यों को दे देना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन या लंबवत बंटवारा। तो 100 में से 41% राज्यों को जाएगा और बचा हुआ 59% जो है वो केंद्र सरकार की जेब में रह जाएगा। अब इन्होंने ये बताया कि ये जो 41% भाग है, इसका अलग अलग राज्यों में बंटवारा कैसे करें। वो बंटवारा करने के लिए इन्होंने कुल मिला के 6 आधार बताए कि इन 6 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। राज्य की जनसंख्या या पॉपुलेशन, राज्य का क्षेत्र या एरिया, राज्य में वन क्षेत्र या फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, राज्य में आय की दूरी या आय की असमानता, राज्य के अंदर कर और राजकोषीय प्रयास, और राज्य का जनसांख्यिकी प्रदर्शन। ये 6 चीज़ों को ध्यान में रख के और हर राज्य की ग्रांट का डिसाइड होगा कि उस राज्य को केंद्र सरकार के हिस्से में से, केंद्र सरकार के कर में से हिस्सा ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। सबका भार अलग अलग है। जनसंख्या को 15% वेटेज देते हैं हम लोग, क्षेत्रफल को 15% देते हैं, फॉरेस्ट को 10% देते हैं, इनकम डिस्टेंस को 45%, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट को 2.5% और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5%। यूँ याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, आय की असमानता का या आय की दूरी का। इस साल इस वित्त आयोग ने 2 सुझाव दिए कि 6 आधारों पे कर बंटना चाहिए, केंद्र को 41% कर दे देना चाहिए, और ग्रांट कितनी देनी चाहिए। इन्होंने 2,94,000 करोड़ की ग्रांट तो बताई राज्यों के लिए, जिसको राजस्व ग्रांट हम लोग बोल सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने इंपॉर्टेंट बताया कि जो लोकल बॉडीज़ होंगी, लोकल बॉडीज़ का मतलब जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकायों को आपको 4,36,361 करोड़ रुपए की ग्रांट दे देनी चाहिए, केंद्र सरकार देगी। और ये कैसे बटेगी, इसके लिए इन्होंने इसके टुकड़े किए, और वो टुकड़े कुछ इस तरह से हैं कि देखिए, रूरल बॉडी या जो ग्रामीण बॉडीज़ हैं उनको दे सकते हैं आप 2,36,805 करोड़ रुपए, इसमें पंचायती राज संस्थाएं आ गई आपकी। अर्बन बॉडीज़ के लिए आप दे सकते हैं 1,22,055 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य इस बार नया महत्वपूर्ण मुद्दा था कोरोना की वजह से, उसमें आप दे सकते हैं 70,051 करोड़ रुपए। और नगर निगम की जो सेवाएं हैं, म्यूनसिपल सर्विसेज, उनके लिए दे सकते हैं 450 करोड़ रुपए। तो इस तरह से ये 4,36,361 की ग्रांट इनके लिए प्रस्तावित की गई। उसके बाद शिक्षा इस बार बड़ा मुद्दा रहा। आप जानते हैं नई शिक्षा नीति भी आई, तो शिक्षा के लिए इन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए विशेष ग्रांट दी जानी चाहिए, और वो कौन सी है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, क्योंकि कोरोना के आते ही ऑनलाइन एजुकेशन का महत्व सबको समझ में आने लगा। 5,078 करोड़ रुपए की ग्रांट की इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन की अनुशंसा की। इसके साथ साथ नई एजुकेशन नीति के अंतर्गत स्थानीय भाषा में, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा में पेशेवर कोर्स प्रारंभ किए गए। अब आपको MBA करना है, MCOM करना है, तो आप अपनी स्थानीय भाषा में कर सकते हो। आपको हिंदी इंग्लिश में नहीं, आप राजस्थानी में कर सकते हो, पंजाबी में कर सकते हो। ऐसी व्यवस्था नई शिक्षा नीति में की गई, लेकिन भारत में इसके लिए कोर्स तैयार नहीं है। तो उस कोर्स को तैयार करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को पैसा चाहिए होगा, उसके लिए 1,065 करोड़ रुपए की ग्रांट की इन्होंने अनुशंसा की। साथ में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी सरकार को सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि ये जो नगर निगम वगैरह को ग्रांट देते हो, ये सब के सब उनके प्रदर्शन के आधार पे होनी चाहिए। जो नगर निगम, जो नगरीय इकाई, जो पंचायती राज संस्था बेहतर प्रदर्शन करती है, उसको ग्रांट ज़्यादा मिलना चाहिए। जिसका प्रदर्शन बेहतर नहीं है, उसको कम ग्रांट मिलनी चाहिए। दूसरा, आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए इन्होंने सजेस्ट किया कि डिफेंस के लिए बजट में नॉन लैप्सेबल पूल बनाया जाना चाहिए। नॉन लैप्सेबल पूल का मतलब होता है, बजट में से अगर मान लीजिए कि आपको 100 रुपये इस साल दिए गए, तो आपको समय भी दिया जाता है कि इस साल के अंदर अंदर आपको 100 रुपये खर्च करने हैं। मान लीजिए कि वित्त वर्ष समाप्त होने तक आप 60 रुपये ही खर्च कर पाए, तो जो 40 रुपये बच जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे, और उसको आपको यूज़ करने नहीं दिया जाएगा, अगले साल आपको वो नहीं मिलेंगे। ये होता है लैप्सेबल पूल। नॉन लैप्सेबल पूल होता तो इस साल की बचत 40 रुपये ये भी रह जाती, और अगले साल फिर से मुझे 100 रुपये मिलते, तो अगले साल में टोटल खर्चा जो कर पाता वो 140 कर पाता। तो ऐसा अगर किया जाए तो उसको नॉन लैप्सेबल पूल बोलते हैं। इससे आर्मी को स्ट्रेंथ मिलेगी। और दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट सुझाव इन्होंने दिया, और इन्होंने बताया कि जिस तरह से भारत में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक वैसे ही उसी की तर्ज पे भारत में ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस या ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस की भी शुरुआत की जानी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट इसके सुझाव हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। तब तक आप सबका धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में। थैंक यू।